वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। 2025 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीए प्रथम वर्ष में जब आप एडमिशन लेते हैं प्रथम सेमेस्टर में, तो आपको इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में जानना होता है। इंग्लिश प्रोज और राइटिंग स्किल से बनने वाले जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो रही चाहे लिखित हो रही है, उन दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं जो कि 2022 में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन 2023 में आए हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि 2024 में यानी कि परीक्षा में जो अब होने वाली है उसमें पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का भी प्रयास किया जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से, यानी अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस होंगे, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी तैयार होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले और लिखित वाले दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको मैंने पेपर भी दिखाया होगा, पेपर शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप देखेंगे, मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 1 आपको यहाँ पर दिख रही है। कमेंट ऑन अरबिंदो एज आ नोट इंग्लिश पोएट, यानी कि आपसे कह रहा है कि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि के रूप में श्री अरबिंदो पर एक टिप्पणी लिखें, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बारीकी के साथ हम इसके उत्तर को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखें, उत्तर देखें। श्री अरबिंदो वाज वन ऑफ द मोस्ट creative and significant figures in the history of the Indian nationalism, यानी कि ये क्या थे? श्री अरबिंदो जो थे भारतीय इंडियन नेशनलिज्म यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के मतलब पूरे इतिहास में अगर आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, रोमा रोला, ये एक एक प्रकार से रोमा रोनाल्ड या रोमा रोला बेसिकली इनको बोलते हैं, लिखा रहता है रोमा रोनाल्ड, लेकिन ये रोमा रोला रिगार्डेड हिम एज अ हाईएस्ट synthesis of the genius of the east and the west and the prince among the Indian thinkers. Siardas called Arbindo as a poet of patriotism. ठीक है, मतलब यहाँ पर कह रहा है रोमा रोना, मतलब कि रोमा रोला जो थी, इन्होंने इन्हें पूर्व और पश्चिम की प्रतिभा का सर्वोच्च संश्लेषण के रूप में देखा, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट दोनों, यानी पूरब और पश्चिम का एक जीनियस व्यक्ति के रूप में इनको जाना, जो कि प्रकार से उच्च प्रतिभा संपन्न थे। प्रतिभा का सर्वोच्च संश्लेषण इनके अंदर विद्यमान था और भारतीय विचारकों में राजकुमार इनको माना। ठीक है, द प्रिंस एमंग द इंडियन थिंकर्स, यानी कि जो भारतीय विचारक हैं अंग्रेजी के, उनमें राजकुमार की उपाधि दी किसको? श्री अरबिंदो को। किसने? रोमा रोला ने। इसके अलावा सीआर दास नाम के एक विद्वान है। सीआर दास कॉल्ड अरबिंदो एज अ पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड prophet ऑफ नेशनलिज्म एंड द लॉयर लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब कि ये मानवता के प्रेमी भी थे, राष्ट्रवाद के पैगंबर भी थे, यानी कि नेशनलिज्म मतलब कि प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म, प्रॉफिट मोहम्मद, आप नाम सुने होंगे प्रॉफिट मोहम्मद का, मुस्लिम धर्म के एक प्रकार से पैगंबर माने जाते, तो प्रॉफिट माने होता है पैगंबर। तो प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म, इन्होंने सीआर दास ने श्री अरबिंदो को क्या कहा कि ये प्रॉफिट ऑफ मतलब प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म थे, यानी कि राष्ट्रवाद के पैगंबर थे, राष्ट्रवाद के संदेशवाहक थे, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बड़ी योगदान दिया इन्होंने। ठीक है, और मानवता के प्रेमी थे, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, किसके थे? मानवता के प्रेमी थे। कौन? श्री अरबिंदो। किसने कहा? सीआर दास ने कहा। इसके अलावा पोएट ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी कि ये एक प्रकार से और क्या थे? ये एक प्रकार से जो है एक क्या थे? एक राष्ट्रवाद के पैगंबर थे, मानवता के प्रेमी थे और देशभक्त के कवि थे। ये कैसे थे? पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म, यानी कि एक प्रकार से ये देशभक्ति के कवि थे, राष्ट्रवाद के पैगंबर थे, मानवता के प्रेमी थे। ये बात इनको किसने कहा? सीआर दास नाम के विद्वान ने कहा। रोमा रोला ने क्या कहा था कि ये एक प्रकार से, रोमा रोला ने क्या कहा कि ये पूरब और पश्चिम के प्रतिभा के सर्वोच्च संश्लेषक हैं और भारतीय विचारकों में राजकुमार हैं। ठीक है, ये किसने कहा? रोमा रोला ने। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो ये एक अंग्रेजी कवि के रूप में श्री अरबिंदो बड़े जबरदस्त कवि के रूप में उभरे, जो कि भारतीय कवि थे। आगे आप लिख सकते थे, अरबिंदो वाज इंडीड अ वर्सट जीनियस ग्रेट पोएट
a performed thinker, a notable metaphysician, a great scene, and an virulent patriot. These writings represent the crystallization of the new and rising soul. यानी अरबिंदो की अगर बात किया, अरबिंदो वाज इंडीड अ वर्सट जीनियस। अरबिंदो वास्तव में एक बहुमुखी प्रतिभा वाले एक ग्रेट पोएट थे, महान कवि थे। अ परफॉर्म्ड थिंकर, एक गहन विचारक भी थे। अ नोटेबल मेटाफिजिशियन, यानी कि एक, इसका मतलब होता है एक तत्व मीमांसक थे, यानी कि हर एक मुद्दे को एक प्रकार से बड़ी जबरदस्त तरीके से दार्शनिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करते थे, एक तत्व मीमांसक थे। अ ग्रेट सीन एंड अ एरोलेंट पेट्रियट, यानी कि यह एक प्रकार से वो जो है एक महान विचारक और एक प्रतिभाशाली जो है देशभक्त भी थे। ठीक है, पेट्रियट माने देशभक्त, एक प्रतिभाशाली, एरोलेंट माने प्रतिभाशाली, देशभक्त भी थी। दिस राइटिंग्स, उनकी रचनाएं, रिप्रेजेंट द साई द क्राइस्टलाइजेशन, यानी कि उनकी जो रचनाएं थी वो नई और उभरती हुई आत्मा में क्रिस्टी मतलब क्रिस्टलीकरण होता है उसका प्रतिनिधित्व करती थी, क्राइस्टलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करती थी। अ न्यू ऑफ राइजिंग सोल, यानी कि वो एक प्रकार से उनकी जो नई और उभरती हुई आत्मा के जो रचनाएं, मतलब की जो रचनाएं थी वो बड़ी जबरदस्त थीं, और इनकी रचनाएं एक प्रकार से हिंदी साहित्य में या इनकी रचनाओं में एक प्रकार से बड़ी जबरदस्त तरीके से सामने आती हैं। कुल मिलाकर के ये श्री अरबिंदो जो थे, ये अंग्रेजी साहित्य के बड़े जबरदस्त एक कवि के रूप में माने जाते हैं, एक लेखक के रूप में भी मान सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अगर अभी आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज रिफर्ड टू एज द बार्ड ऑफ बंगाल, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि बंगाल का कवि, बार्ड ऑफ बंगाल, बंगाल का कवि किसे कहा जाता है? तो बंगाल का कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बार्ड ऑफ बंगाल माने बंगाल का कवि, किसको कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, अब ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, हु इज द फर्स्ट लिरिस्ट मतलब कि लाइरिस्टिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी आपसे कह रहा है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले गीतकार थे, यानी कि लिरिक्स थे, मतलब कि जो लिरिक्स वाले थे, यानी कि जो गीतकार थे, ठीक है, वो कौन थे? साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गीतकार जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, वैसे इंग्लिश मुझे आती नहीं, लेकिन आप लोग लगातार कमेंट्स करके आप लोगों ने कहा कि गुरुजी इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो मैंने कहा इंग्लिश के लिए भी आपके लिए व्यवस्था मैं कहीं ना कहीं से करूंगा, कैसे भी करके आपको इंग्लिश थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा बहुत समझ करके अपने आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो वही एक प्रयास है मेरा। मैं इंग्लिश का कोई टीचर नहीं हूं, पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। तो इसको लेकर के चूंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो उतनी परफेक्ट नहीं होगी जितनी परफेक्ट आप मुझसे चाह रहे हैं। क्लियर, तो आप थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन वाज टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज, यानी कि जो टैगोर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो कब दिया गया? तो 1913 में दिया गया, यानी कि 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, गीतांजलि रचना बड़ी फेमस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न है, कमेंट ऑन टैगोर पोएटिक स्टाइल, यानी कि जो टैगोर की काव्य शैली है, पोएटिक स्टाइल है, उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, नोट लिखना है। ठीक है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट माने टिप्पणी करना है। क्लियर, समझ में आ गया? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर। रविंद्रनाथ टैगोर बिगन writing poetry at a very early age, and during his lifetime the published nearly 60 volumes of verse, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही राइटिंग पोएट्री बिगेन, यानी उन्होंने जब शुरू किया एक प्रकार से अपना लेखन काम, तो बहुत ही कम उम्र, वेरी early एज, यानी बहुत कम उम्र में ही कविता लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में उन्होंने द पब्लिश्ड
नियरली 60 वॉल्यूम्स ऑफ वर्स। उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, लगभग 60 खंड काव्य प्रकाशित किए। वॉल्यूम ऑफ वर्स माने खंड काव्य, लगभग 60 खंड काव्य इनके रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रकाशित हुए। इन्होंने अपने जीवन काल में लाइफ टाइम में इतना काम किया, ठीक है। इन which he experimental with many poetic forms and style as lyric। यानी कि जिसमें उन्होंने जो है तमाम प्रकार के एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करी, ठीक है। उन्होंने एक प्रकार से यहाँ पर तमाम प्रकार के गीत लिखे, ठीक है, जिसमें उन्होंने गीत लिखे, सोनेट लिखे, ठीक है, ओड लिखे, ठीक है, तमाम प्रकार के आप देखेंगे जो है स्टाइल्स एज लिरिक, मतलब कई प्रकार के पोएटिक फॉर्म लिखे, जिसमें सोनेट लिखा, ओड लिखे, ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा। ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब होता है नाटकीय एकालाप, नाटकीय एकालाप लिखा। ओड एक प्रकार की, एक प्रकार से मतलब कविताएं होती तो उसको भी लिखा, ठीक है। इसके अलावा डायलॉग पोएम्स भी लिखे, यानी संवाद से रिलेटेड जो कविताएं होती हैं, जो आपस में वार्तालाप से रिलेटेड कविताएं होती हैं, उस कविताओं को भी लिखा। इसके अलावा लॉन्ग नैरेटिव यानी लंबी कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा एंड डिस्क्रिप्टिव वर्क, यानी इन्होंने एक प्रकार से वर्णात्मक कार्य भी किया, वर्णात्मक शैली में भी लिखा। और एंड प्रोज पोएम्स, यानी कि इन्होंने जो गद्य कविताएं हैं या गद्य काव्य उसको भी लिखा। ऐसे तमाम प्रकार के कई काव्य रूप, यानी कि विच ही एक्सपेरिमेंटल विथ मेनी पोएटिक फॉर्म्स एंड स्टाइल एज लिरिक्स, यानी कि इन्होंने ऐसे तमाम प्रकार के काव्य रूपों और शैलियों के साथ प्रयोग किया और कई प्रकार की चीजें लिखी, जिसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग, ओड, सोनेट, लिरिक एंड डायलॉग पोएम्स, लॉन्ग नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव वर्क एंड प्रोज पोएम्स। ऐसे तमाम प्रकार के काव्य के रूपों को एक प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उकेरा, लिखा। क्लियर? तो ये इस प्रकार से उनके पोएटिक स्टाइल पर आप टिप्पणी कर सकते थे, इतना लिख देते आपको नंबर पूरा मिल जाता। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका न्यू चैनल है, ठीक है। को करिकुलर मास्टर चैनल ये आपका नया चैनल है। तो आप जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हमको देख रहे हैं, जो जिन्होंने कोर्स ले रखा है, बाई कर रखा है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी को करिकुलर से रिलेटेड तैयारी होगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कोर्स लेना है, जैसे कि आप कोर्स लेना चाहते हैं अदर सब्जेक्ट के, ठीक है, जिसमें तमाम प्रकार के सब्जेक्ट हैं, उनके कोर्स आपको मिल रहे हैं, जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा प्रोवाइड हो रहे हैं कोर्स, ठीक है। तो उसमें आपको एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। अब जिसकी पीडीएफ, ये जो इंग्लिश वाली है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आपको एक प्रकार से 9161 93 60 62 पर आपको एसएमएस करके कोर्स बाई कर लेना है। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ की प्राइस रखी गई, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज क्लासेस, मॉडल पेपर्स और महासंग्राम रिवीजन क्लास, इन सभी की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। और जो प्लेलिस्ट की वीडियोस हैं वो भी आपको एक प्रकार से मिलेंगी, ठीक है। तो आप कोर्स अभी बाई कर लें, 9161 93 60 62 पर एसएमएस करके आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। चले, जिसमें आपके जो है सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं, ग्रुप से आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ के.एस. वेंकटरमणी, यानी कि आप बताएं कि वेंकटरमणी का एक प्रकार से पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम क्या था भैया? कावेरी पट्टनम सिद्धनाथ वेंकटरमणी, ठीक है। क्या नाम था? कावेरी पट्टनम सिद्धनाथ वेंकटरमणी इनका पूरा नाम था। क्लियर? किसका? तो इनका के.एस. वेंकटरमणी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वेंकटरमणी भी इनको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, प्रश्न आपसे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, लिखित में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच टॉपिक वेंकटरमणी मेनली रिटन, यानी कि वेंकटरमणी ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा। तो वेंकटरमणी ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा भैया? तो वेंकटरमणी ने ही रोट मेनली ऑन साउथ इंडियन रूरल लाइफ। रूरल माने जो गंवई परिदृश्य होता है, जो एक प्रकार मतलब कि रूरल लाइफ मतलब एक प्रकार से जो ग्रामीण जीवन होता है उस पर इन्होंने, और खास करके साउथ इंडियन जो गांव हैं उनसे रिलेटेड चीजों को लिखा, दक्षिण भारतीय ग्रामीण जीवन पर लिखा। एंड द
इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता, मूवमेंट माने आंदोलन, जो भारतीय स्वतंत्रता को लेकर के आंदोलन चलाए गए तमाम प्रकार के आंदोलनकारियों के द्वारा, उन पर इन्होंने लिखा। ठीक है, यानी कि वेंकट रमणी महोदय ने जो है मेनली मुख्य रूप से लिखा वो साउथ इंडियन रूरल लाइफ पर लिखा, यानी कि दक्षिण भारतीय ग्रामीण जीवन पर लिखा, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर इन्होंने लिखा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है विच नोबल ऑफ वेंकट रमणी पब्लिश्ड इन 1927, यानी कि आपसे प्रश्न कर रहा है कि वेंकट रमणी जो है इनका कौन सा उपन्यास, इनका कौन सा नोबल, नोबल माने उपन्यास, वेंकट रमणी का पब्लिश्ड हुआ, यानी कब प्रकाशित हुआ, मतलब कि प्रकाशित कब हुआ, 1927 में, यानी इनका कौन सा नोबल वेंकट रमणी का 1927 में 1927 में प्रकाशित हुआ, पब्लिश्ड हुआ, बताएं। तो इनका उपन्यास था, उसका नाम था मुर्गन द टिलर। मुर्गन द टिलर नाम का जो एक प्रकार से इनका उपन्यास है, ये 1927 में प्रकाशित हुआ। ऑब्जेक्टिव में खूब प्रश्न पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है इन विच कॉलेज वेंकट रमणी स्टडीज, यानी कि एक प्रकार से वेंकट रमणी महोदय किस कॉलेज में एक प्रकार से पढ़े थे, बताएं। वेंकट रमणी किस कॉलेज में पढ़ाई की थी वेंकट रमणी ने, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वेंकट रमणी ने किस कॉलेज में पढ़ाई करी थी, तो इन्होंने ही ग्रेजुएटेड, यानी कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ पर करी थी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई या सारी पढ़ाई उन्होंने किस कॉलेज से करी थी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहाँ से, फ्रॉम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। वेंकट रमणी ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भैया, प्रश्न है विच कॉलेज, इन विच कॉलेज वेंकट रमणी स्टडीज लॉ, यानी उन्होंने लॉ की उपाधि जो थी वो किस कॉलेज से करी थी, यानी कि वेंकट रमणी ने किस कॉलेज में कानून की पढ़ाई करी थी, तो उन्होंने ही स्टडीज लॉ एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, यानी कि उन्होंने मद्रास के जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था वहां से कानून की पढ़ाई करी थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से 11वां नंबर क्वेश्चन से, इन विच ईयर वाज शैडो फ्रॉम द लद्दाख, शैडो फ्रॉम लद्दाख पब्लिश्ड, यानी शैडो फ्रॉम लद्दाख, शैडो फ्रॉम लद्दाख जो है ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो ये 1967 में, इन 1967 शैडो फ्रॉम लद्दाख पब्लिश्ड, यानी 1967 में शैडो फ्रॉम लद्दाख का प्रकाशन हुआ 1967 में। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको, इसीलिए मैं हिंदी में आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, समझने में। क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12 क्वेश्चन। प्रश्न है आपका, हु रोट सो मेनी हंगर्स, बताए सो मेनी हंगर्स रचना किसने लिखी, तो भवानी भट्टाचार्य, भवानी भट्टाचार्य जो हैं, ठीक है, भवानी भट्टाचार्य एक प्रकार से एक लेखक है, इन्होंने एक प्रकार से क्या लिखा, इन्होंने एक प्रकार से इन चीजों को लिखा। क्लियर, ध्यान रखें किसको लिखा, सो मेनी हंगर्स नाम का रचना इन्होंने करी, भवानी भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 13 नंबर, विच नोबल ऑफ भवानी भट्टाचार्य वाज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, यानी कि भवानी भट्टाचार्य के किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका जो शैडो फ्रॉम लद्दाख नाम का एक प्रकार से नोबल है, उपन्यास है, इसी को एक प्रकार से भवानी भट्टाचार्य ने लिखा है, शैडो फ्रॉम लद्दाख, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है इन विच ईयर भवानी भट्टाचार्य रोट ही हु राइड्स अ टाइगर, यानी कि ही हु राइड्स अ टाइगर जो है भवानी भट्टाचार्य ने किस वर्ष लिखा था, प्रश्न यही है। तो इन 1954 भवानी भट्टाचार्य राइट ही हु राइड्स अ टाइगर, यानी इन्होंने जो 1954 में भवानी भट्टाचार्य ने ही हु राइड्स ए टाइगर नाम की रचना लिखी। क्लियर, आगे देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है महोदय। प्रश्न है इन 1960 व्हिच नोवेल ऑफ भवानी भट्टाचार्य वाज पब्लिश्ड, यानी कि 1960 में भवानी भट्टाचार्य का कौन सी रचना प्रकाशित हुई या कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ, बेसिकली नोबल की बात कर रहा है तो उपन्यास होगा। तो कौन सा नोबल इनका प्रकाशित हुआ 1960 में, तो 1960 में इनका जो नोबल प्रकाशित हुआ, अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड, अ गॉडेस, ठीक है, अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड नाम की रचना या जो है नोबल प्रकाशित हुआ 1960 में, 1960 में।
16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है व्हिच जर्नल डिड आर के नारायण एडिट, यानी कि आर के नारायण ने किस पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, मतलब कि जर्नल मतलब पत्रिका। डिड आर के नारायण ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो द टाइम्स नाम की पत्रिका का संपादन आर के नारायण ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट डिड ग्राहम ग्रीन से अबाउट आर के नारायण, आर के नारायण के बारे में ग्राहम ग्रीन ने क्या कहा था। प्रश्न आपसे पूछा गया कि आर के नारायण के बारे में ग्राहम ग्रीन नाम के विद्वान ने क्या कहा था। तो द नोबलिस्ट आई एडमायर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये किसने कहा था, ये कहा था ग्राहम ग्रीन ने। किसके बारे में, आर के नारायण के बारे में क्या कहा था कि द नोबलिस्ट आई एडमायर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा में मैं जिस उपन्यासकार की प्रशंसा करता हूं वही है आर के नारायण। तो जो है आर के नारायण को उन्होंने एक प्रकार से अंग्रेजी भाषा के उस उपन्यासकार के रूप में देखा जिसकी वो प्रशंसा करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि वो बहुत ही प्रशंसनीय लेखक के रूप में देखते हैं आर के नारायण को, कौन, ग्राहम ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन से, आर के नारायण's स्टोरीज एंड स्केच हैव बीन ब्रॉडकास्ट बाय, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर के नारायण की जो कहानियां थी, जो स्टोरीज थी एंड स्केच, यानी कि जो रेखा चित्र या एक प्रकार से स्टोरीज जो थी, ये रेखा चित्र, ठीक है, जो थे उनके, वो किससे प्रकाशित हुए। स्केच जो आप देखते हैं, रेखा चित्र लिखा नहीं आता हिंदी में, ऐसे कहानी यानी स्टोरीज। ठीक है, तो आर के नारायण की जो कहानियां या रेखा चित्र वगैरह होते थे, वो कहाँ से प्रसारण किया था या किसने प्रसारण किया था। ब्रॉडकास्ट माने प्रसारण करना, पब्लिश्ड माने प्रकाशित करना, प्रकाशन करवाना एक प्रकार से अलग होता है, पब्लिश्ड अलग, मतलब कि वो अलग होता है। ब्रॉडकास्ट चैनल वगैरह करते हैं, तो बीबीसी के द्वारा एक प्रकार से इसको प्रकाशित, मतलब कि पब्लिश्ड करवाया गया, मतलब कि उसको प्रसारित करवाया गया। बीबीसी न्यूज बहुत बड़ा न्यूज है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 19 नंबर प्रश्न है। हु रोट आपसे प्रश्न मतलब कि रिलेक्टेंट गुरु, हु रोट रिलेक्टेंट गुरु, किसने लिखा। प्रश्न कह रहा है कि रिलेक्टेंट गुरु किसने लिखा, तो आर के नारायण ने रिलेक्टेंट गुरु नाम की रचना लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 नंबर, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड आर के नारायण हैड टू यूजुअल एनिमल फ्रेंड्स नेम देम, यानी आपसे कह रहा है बचपन में जो आर के नारायण नाम के जो विद्वान हैं, इनके दो असामान्य पशु जो थे, अनयूजुअल एनिमल फ्रेंड्स, अनयूजुअल मतलब कि असामान्य पशु जो उनके मित्र थे, नेम देम उनके नेम बताएं। ठीक है, तो उनके नेम में इनका अमंकी एंड अ पीकॉक, यानी एक बंदर और एक प्रकार से पीकॉक माने मोर, एक मोर और एक बंदर इनके क्या थे, एक प्रकार से जो है मित्र थे। ठीक है, असामान्य पशु उनके मित्र थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश, यानी कि आर के नारायण के द्वारा लिखित। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो आर के नारायण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द देम ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण, यानी आर के नारायण के द्वारा लिखित स्वामी एंड फ्रेंड्स जो एक प्रकार से इनका है रचना, उसका विषय क्या था। आपसे पूछा जा रहा है दम, यानी कि व्हाट इज थीम ऑफ, थीम क्या थी, यानी कि उसका विषय क्या था, थीम की बात कर रहा है। तो इनोसेंस ऑफ यूथ, यानी कि युवावस्था की जो मासूमियत होती है, उसी पर इन्होंने एक प्रकार से स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम की रचना लिखी। तो ये थीम उसकी क्या थी, इनोसेंस ऑफ यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 23 नंबर प्रश्न, इन 1982 आर के नारायण वाज इलेक्टेड एन मतलब कि हॉनरी मेंबर्स ऑफ दी, यानी कि आपसे कह रहा है कि जो है 1982 में आर के नारायण को किसकी मानद उपाधि या मानद सदस्य के रूप में चुना गया, तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, यानी कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स में इनको एक प्रकार से एक सदस्य के रूप में, मानद सदस्य के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया 40 मतलब कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि हु डिड आर के नारायण मैरी, यानी कि आपसे प्रश्न कर रहा है कि आर के नारायण जो थे, इनका विवाह जो है, मतलब विवाह किससे हुआ था। तो इनका विवाह जो हुआ था वो हुआ था राजम नाम की एक लड़की थी, उससे हुआ था। अब 15-year-old गर्ल, यानी कि वो 15 साल की लड़की थी राजम, उसी से इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, व्हिच इमेजिनरी
लैंड प्रोवाइड्स सेटिंग द नोवेल ऑफ आर के नारायण, यानी आपसे कह रहा है कि आर के नारायण के उपन्यास की जो एक प्रकार से सेटिंग या पृष्ठभूमि है, कौन सी काल्पनिक भूमि पर आधारित थी। यानी कि इमेजिनरी लैंड प्रोवाइड्स, यानी कि जो उनकी पृष्ठभूमि है वो एक प्रकार से किस काल्पनिक भूमि पर आधारित थी, तो वो थी मालगुडी पर। ठीक है, किस पर? मालगुडी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच नोबल बाई आर के नारायण वाज मतलब की रियल टाइटल एज ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ, यानी कि आर के नारायण के किस उपन्यास का शीर्षक पहले जीवन और मृत्यु के प्रति आभारी था, यानी कि ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ, बताएं। तो ये थी द इंग्लिश टीचर। ठीक है, द इंग्लिश टीचर, ये इनका उपन्यास है। इसी का शीर्षक जो है पहले जीवन और मृत्यु के प्रति आभारी इसका शीर्षक था, लेकिन बाद में इसको द इंग्लिश टीचर के नाम से एक प्रकार से फिर से कन्वर्ट किया गया। क्लियर? 27 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज आर के नारायण अवार्डेड द एसी जो है बेंसन मॉडल मतलब मेडल, यानी आपसे कह रहा है कि आर के नारायण जो थे उनको एक प्रकार से एसी बेंसन जो पदक होता है, एक मेडल होता है, वो कब प्रदान किया गया, कब दिया गया? तो इन 1980 में इनको एसी बेंसन मेडल प्राप्त हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन से, हु रोट द नोबेल टू लीव्स एंड अ बर्ड, यानी आपसे कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है महोदय? प्रश्न आपसे कह रहा है कि उपन्यास टू लीव्स एंड अ बर्ड किसने लिखा? एक उपन्यास है टू लीव्स एंड अ बर्ड, इसको किसने लिखा? तो मुल्क राज आनंद ने इसको लिखा। किसने लिखा? मुल्क राज आनंद ने लिखा इसको। किसको भाई? टू लीव्स एंड अ बर्ड नाम का उपन्यास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न, इन द नोबेल टू लीव्स एंड अ बर्ड, यानी कि जो है उपन्यास टू लीव्स एंड अ बर्ड में the coolies and peasant are subjected to in, injustice and exploration by which टी पार्ट मतलब कि प्लांटर। आपसे कह रहा है कि उपन्यास टू लीव्स एंड अ बर्ड में जो कुली थी मतलब जो कुल्लो हैं मतलब कि कुली हैं, कुलीज हैं और जो किसान हैं, उनको किस चाय बगान मालिक के द्वारा अन्याय और शोषण का शिकार होना पड़ा? तो वो था बोगीस हंट के द्वारा। एक प्रकार से यही एक प्रकार से मालिक था, ठीक है, जो एक प्रकार से इसके द्वारा इसको अन्याय सहना पड़ा इन लोगों को। ठीक है, जो किसान थे, जो कुली थे, उन सभी को। ठीक है, ये चाय बगान मालिक था जिसके द्वारा जो है बोगीज हंट नाम का, उसी के द्वारा इनको शोषण सहना पड़ा। मुल्क राज आनंद मैरिड, बताएं मुल्क राज आनंद ने विवाह किससे किया था? मुल्क राज आनंद वाज मतलब कि मुल्क राज आनंद वाज मतलब कि मुल्क राज आनंद मैरिड। प्रश्न आपसे कह रहा है मुल्क राज आनंद ने मतलब कि मुल्क राज आनंद ने विवाह किससे किया? तो इन्होंने विवाह किया था कैथलीन वान ग्लेडर से। किससे किया था? गेल्डर, कैथलन वैन गेल्डर से इन्होंने विवाह किया था। मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न इन, इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था? प्रश्न है, तो पेशावर में इनका जन्म हुआ था मुल्कराज आनंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुल्कराज आनंद रोट डैश कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी मुल्कराज आनंद ने लघु कथाओं का संग्रह या जो छोटी कहानियां होती हैं उनका संग्रह कितना है, यानी कितनी छोटी कहानियां लिखी? तो 7 छोटी कहानियां लिखी। मुल्कराज आनंद रोट 7 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है, व्हिच नोबल ऑफ मुल्क राज आनंद इज बेस्ड ऑन टी प्लांटेशन ऑफ असम, यानी मुल्क राज आनंद का कौन सा उपन्यास असम के जो चाय बागान है उससे रिलेटेड है, उस पर आधारित है? तो दो पत्ते, यानी कि टू लीव्स एंड अ बर्ड, टू लीव्स एंड अ बर्ड, या ठीक दो पत्ते और एक कली की कहानी, एक प्रकार से बर्ड माने कली, लीव्स माने पत्ते, तो टू पत्ते मतलब कि टू लीव्स एंड अ बर्ड ये शीर्षक है, हिंदी में बोले तो दो पत्ते और एक कली की कहानी, मतलब उस पर लिखा उपन्यास लिखा, असम के चाय बागान से रिलेटेड है, ये उस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन से, अनटचेबल इज सेट इन, यानी कि अछूत कहाँ स्थापित है? तो बुला साह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हिच नोबल मेड मुल्क राज आनंद फेमस, यानी एक प्रकार से मुल्क राज आनंद को प्रसिद्धि किससे मिली है? तो अछूत यानी कि जो अनटचेबल नाम का उपन्यास है उससे एक प्रकार से इनको ज्यादा उपलब्धि मिली। अनटचेबल शीर्षक से उपन्यास लिखा। 36 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न है, बिटवीन टीयर्स एंड लेदर इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाई, यानी आपसे कह रहा है जो है बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर किसके लघु कथाओं का संग्रह है? बताएं, बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर ये लघु कथाओं का संग्रह किसने लिखा है? तो मुल्क राज आनंद ने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और 37 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस बाय मुल्क राज आनंद वाज पब्लिश्ड इन, यानी कि मुल्क राज आनंद के द्वारा उपन्यास द प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंडियन प्रिंस कब लिखा गया या कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1953 में प्रकाशित हुआ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, लगभग 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया। क्या इसी तरीके से और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए? तो अगर चाहिए तो बताएं, तो 37 के आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आगे और आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको चाहिए तो फटाफट से आप कमेंट करके और वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे अगर कमेंट करेंगे, कमेंट अगर बहुत भारी मात्रा में आया कि इंग्लिश को लेकर के मैं और वीडियो बनाऊं, अगर आप कहेंगे तो एक प्रकार से आपको मेरी इंग्लिश समझ में आ रही है तो आप कहेंगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं समझ में आ रही तो बता दीजिए गुरुदेव आप अंग्रेजी पढ़ाने के योग्य नहीं हैं, आप ना पढ़ाएं। ठीक है, जैसा भी होगा आप बताइएगा, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। मैंने कहा कि एक सैंपल आपको दे दें ताकि जो हमारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, लगातार उन्होंने कोर्स लिया है, वो लगातार कमेंट करते गुरुजी अंग्रेजी की क्लासेस आप नहीं करवा रहे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल करवा दें। अगर आपको भी कोर्स लेना है तो 91 61 93, तो आपके लिए एक प्रकार से व्यवस्था कर दी जाएगी। कौन सा नंबर है? 91 61 93 60 62। इसी पर एक प्रकार से आप एसएमएस करेंगे तो आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी जाएगी। हालांकि कोर्स में आपको अंग्रेजी का पूरा कोर्स तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि अंग्रेजी की भी बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लियर किया जाए। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट का कोर्स हो ही गया है, तो सारे सब्जेक्ट का कोर्स मात्र 100 रुपीज़ में ही कर दिया गया है। ठीक है, 100 रुपये में ही आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इन सभी के कोर्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइकोलॉजी, ये सब आपको मात्र 100 रुपये में ही, उसी में आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे और साथ ही साथ फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, इन सभी का पीडीएफ वगैरह आपको सब मिलता रहेगा। तो ग्रुप ज्वाइन करना हर एक बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है आपके परीक्षा के अंतिम दिनों के लिए और अभी के लिए भी। ठीक है, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लें, एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर, मात्र 100 रुपीज आपको खर्च करने होंगे, उसी में आपको सारी व्यवस्था प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, बाकी महासंग्राम रिवीजन क्लास जो है आपने देखा होगा, हिंदी का मैंने करवाया शुक्ल डी पॉइंट पर। आप ये वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लीज देख लीजिएगा। पिछले 3 वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं इनको इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया गया। ऐसे और तमाम वीडियो आपको मिलने वाले हैं, तो आप शुक्ल डी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, को करिकुलर मास्टर। इस चैनल पर आपकी को करिकुलर परीक्षाओं से रिलेटेड यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन की तैयारी बहुत ही बेहतर होने वाली है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए।